हेलो एवरीवन, वेरी गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। आज के दिन की शुरुआत करेंगे 5 नवंबर 2022 के करंट अफेयर के साथ। पीडीएफ का लिंक अब आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में नहीं मिलेगा। डेली की जो पीडीएफ होगी वो आपको मिलेगी एग्जाम इंजन के एप्लीकेशन पर। एग्जाम इंजन बाय वरुण अवस्थी गूगल प्ले स्टोर से आप डाउनलोड कर सकते हैं और इसे इंस्टॉल करने के बाद वहां पे जब आप कंटेंट वाले ऑप्शन में जाएंगे या फिर आप मटेरियल वाले या स्टडी मटेरियल के ऑप्शन में जाएंगे तो वहां पर आपको डेली की फ्री ऑफ कॉस्ट पीडीएफ मिलेगी। एक बात और, अब से जो आपको पीडीएफ मिला करेगी उसकी खास बात यह होगी कि उसमें बहुत सारी ऐसी चीजें होंगी जो कि आपको स्टैटिक जीके के तौर पर भी मिल जाएंगी। मतलब अल्टीमेटली पीडीएफ आपको ऐसी मिलेगी कि देखकर आपको मजा आ जाएगा। तो आज की पीडीएफ डाउनलोड करिएगा और एग्जाम इंजन चैनल को उससे पहले इंस्टॉल कर लीजिए ताकि डेली का नोटिफिकेशन और पीडीएफ आपको मिलती रहे। और उसके बाद मुझे यहाँ पर जरूर बताने आइएगा वीडियो पर कमेंट लिख के कि आपको पीडीएफ कैसी लगी। ऐसी पीडीएफ कि आपका दिल खुश हो जाएगा। और एक और मैंने फैसला किया है कि एक हफ्ता तक उसे मैंने चला कर देख लिया। लाइव आके वो चीज़ें बन नहीं पा रही हैं। मुझे ऐसा लग रहा है कि मैं जिस मटेरियल को डिलीवर करने के लिए जाना चाहता हूँ उसकी क्वालिटी में कॉम्प्रोमाइज़ हो जाएगा। और बहुत सारे स्टूडेंट्स का भी फीडबैक आया कि सर वही वाला, मतलब यही पेन टैप वाला पैटर्न करंट अफेयर में आपको बेस्ट लगता है मेरे लिए। तो आई थिंक मैं इसी को फिर कंटिन्यू करता हूँ और यही ज़्यादा सही होगा। टाइमिंग भी वही रहेगी, 4 बजे। कोई भी कंफ्यूजन मत रखिए दिमाग में, सब कुछ पहले ही जैसा कर दिया है मैंने। फिर से ऐसे ही पेन टैप में क्लास होगी और सुबह 4 बजे रिकॉर्डेड क्लास आपको लाइव मिल जाया करेगी। बस अंतर इतना आया है कि जो पीडीएफ है वो आपको एग्जाम इंजन से मिल जाएगी और ये आप प्ले स्टोर में प्राप्त कर सकते हैं, एग्जाम इंजन बाय वरुण अवस्थी। मेरा आपको फिर से कहना है, पीडीएफ जरूर डाउनलोड करके आज देखिएगा, दिल खुश हो जाएगा आपका एक बार फिर से देखिएगा। चलिए शुरू करते हैं आज के करंट अफेयर। पहला क्वेश्चन है, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने मानगढ़ धाम को राष्ट्रीय स्मारक अभी हाल ही में घोषित किया है। ये जो मानगढ़ धाम है ये कौन से राज्य में स्थित है? ये स्थित है राजस्थान में। कहां पर? राजस्थान में। और आपको पता है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इसके तहत 1913 में एक इंसिडेंस हुआ था और इस इंसिडेंस में ब्रिटिश सेना के द्वारा आदिवासियों को मारा गया था वहां पर। आपको पता है टोटल 1500 आदिवासी करीब मारे गए थे। तो उनको ये एक तरीके से ट्रिब्यूट है। अब राजस्थान की अगर बात करें तो यहाँ पर अशोक गहलोत की सरकार है। राजस्थान के गवर्नर हैं कलराज मिश्र और यहाँ पे कई सारे नेशनल पार्क हैं, जैसे कि फेमस है रणथंभौर नेशनल पार्क, केवलादेव नेशनल पार्क है, यहाँ पर सरिस्का नेशनल पार्क है और डेजर्ट नेशनल पार्क है। ये इंपॉर्टेंट नेशनल पार्क हैं राजस्थान के। महाराष्ट्र में इस टाइम पे एकनाथ जी शिंदे की सरकार है, गुजरात में भूपेंद्र पटेल की सरकार है और उत्तर प्रदेश में योगी आदित्यनाथ की सरकार है। अगला क्वेश्चन है, अभी हाल ही में लक्ष्मी भंडार योजना ने महिला एवं विकास बाल विकास श्रेणी में स्कॉच पुरस्कार जीता है 2022 का। तो ये जो लक्ष्मी भंडार स्कीम है ये कौन से राज्य की योजना है? इसको पश्चिम बंगाल में ममता बनर्जी के द्वारा कुछ टाइम पहले चलाया गया था। इस योजना के अंतर्गत प्रावधान ये है कि जो गरीबी रेखा से जो नीचे की महिलाएं हैं जिनके ऊपर अपने घर की जिम्मेदारी है, उस श्रेणी में जो जनरल कैटेगरी की महिलाएं हैं उनको पश्चिम बंगाल सरकार की तरफ से 500 रुपए प्रति माह दिए जाएंगे और जो SC ST कैटेगरी में महिलाएं हैं इनको प्रति माह 1000 रुपए की वित्तीय सहायता सरकार की तरफ से दी जाएगी। और इसके लिए एलिजिबिलिटी है कि महिला की उम्र 25 से 60 वर्ष के बीच में होनी चाहिए। इसके लिए एनुअली अगर खर्चे की बात करें, मतलब पर ईयर ममता बनर्जी की सरकार कितना खर्च कर रही है, तो ये 11,000 करोड़ रुपए खर्च कर रहे हैं पर ईयर इसके लिए, 11,000 करोड़। और स्कॉच अवार्ड जो है इसकी शुरुआत कब से हुई थी? इसकी शुरुआत साल 2003 में हुई थी, 2003। और इस टाइम पे पश्चिम बंगाल के गवर्नर कौन है? ये है ला गणेशन। ला गणेशन। पहले यहाँ पर पश्चिम बंगाल के गवर्नर थे जगदीप धनखड़, लेकिन अभी 3 महीने पहले ही वो उपराष्ट्रपति बने हैं तो उनकी जगह पर यहाँ पे ला गणेशन आ गए हैं। अगला क्वेश्चन है, केंद्र सरकार ने किस राज्य में भारत के पहले एकीकृत एक्वा पार्क की स्थापना को मंजूरी दे दी है? अब ये एक्वा पार्क होता क्या है? देखिए एक्वा पार्क का मतलब ये है, जैसे नॉर्मल पार्क होता है ना तो वो तो ग्रास का होता है, घास का होता है। तो उसी तरीके से यहाँ पर बात हो रही है किसकी? एक्वा पार्क, मतलब पानी की बात हो रही है। ओके, एक ऐसा पानी का भंडारण जिसका यूज किया जाएगा किसके लिए? मत्स्य संपदा योजना के अंतर्गत मछली पालन के लिए जिसका यूज किया जाएगा। तो अभी हाल ही में भारत का पहला इंटीग्रेटेड एक्वा पार्क जिसका उद्घाटन कहाँ किया गया? अरुणाचल प्रदेश में इसका उद्घाटन किया गया।
और इसका मेन मोटो ये है कि प्रधानमंत्री मत्स्य संपदा योजना के अंतर्गत ब्लू रेवोल्यूशन को बढ़ावा देना। ब्लू रेवोल्यूशन मतलब नीली क्रांति हम लोग बोलते हैं मछली के उत्पादन को। इतना ही नहीं, आने वाले टाइम में भारत सरकार पूरे भारत में हर एक राज्य में और हर एक यूटी में ऐसा एक्वा पार्क खोलने के लिए इच्छुक है। अभी जो फिलहाल इसका उद्घाटन किया गया है, ये 50 करोड़ की लागत से किया गया है। अगला क्वेश्चन है, रानीपुर टाइगर रिजर्व अभी हाल ही में भारत का 53वां टाइगर रिजर्व बन गया है। रानीपुर टाइगर रिजर्व कौन से राज्य में स्थित है? तो अभी पिछले सप्ताह भी ये न्यूज में चल रहा था कि उत्तर प्रदेश में योगी आदित्यनाथ सरकार ने फैसला लिया है कि ये यूपी के अंदर नए टाइगर रिजर्व की स्थापना करेंगे, जिसका नाम होगा रानीपुर टाइगर रिजर्व। और ये कहां पर स्थापित किया गया है? ये उत्तर प्रदेश के अंदर चित्रकूट में स्थापित किया गया है। अब अगर बात करें यूपी के अंदर, तो एग्जैक्ट अगर लोकेशन की बात करें तो यूपी के बुंदेलखंड क्षेत्र में रानीपुर टाइगर रिजर्व मध्य प्रदेश के पन्ना टाइगर रिजर्व से करीब करीब 150 किलोमीटर दूर है। और यहां पर यूपी में इस टाइम पे टोटल कितने टाइगर हैं? 173 टाइगर हैं। अगर हम बात करें पूरे देश में इस टाइम पे कितने टाइगर हैं, तो 2018 के बाघ की जनगणना के आधार पर इस टाइम पे पूरे भारत में 2967 बाघ हैं। और आपको पता है अभी हाल ही में भारत सरकार ने एक रिपोर्ट जारी करी थी, उसमें बताया गया था कि पिछले 10 सालों के अंदर कितने बाघ मारे गए हैं। तो आपको ध्यान रखना है 329 बाघ मारे गए हैं और 307 हाथी मारे गए हैं। अगला क्वेश्चन है, हु हैज एड्रेस्ड द इनॉग्रल फंक्शन ऑफ इन्वेस्ट कर्नाटक द ग्लोबल इन्वेस्टर मीट। अभी हाल ही में इन्वेस्ट कर्नाटक द ग्लोबल इन्वेस्टर मीट का उद्घाटन किसके द्वारा किया गया? इसका उद्घाटन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के द्वारा किया गया है। यह 3 दिवसीय कार्यक्रम कर्नाटक के अंदर बेंगलोर में आयोजित किया गया। और ये कब से कब तक आयोजित किया जा रहा है? तो ध्यान रखिएगा, यह आयोजित किया जा रहा है 25 तारीख तक। इसमें 80 से ज्यादा स्पीकर हिस्सा ले रहे हैं और कई सारे देश यहां पर हिस्सा ले रहे हैं, जैसे कि फ्रांस, जर्मनी, नीदरलैंड, साउथ कोरिया, ऑस्ट्रेलिया और जापान। ये सारे देश यहां पर हिस्सा ले रहे हैं। इसका मेन मकसद क्या होगा? इसका मेन मकसद यह है कि भारत का जो बाजार है वहां पर इन्वेस्टमेंट लेके आना दूसरे देशों से। जब ये दूसरे देश भारत के बाजार में इन्वेस्ट करेंगे तो जाहिर सी बात है इसका फर्क भारत की जीडीपी पर पड़ेगा, और अगर जीडीपी बढ़ रही है तो लोगों की इनकम भी बढ़ेगी। निम्नलिखित में से किस राज्य सरकार ने नागरिक जुड़ाव और संचार कार्यक्रम अभी हाल ही में शुरू किया है? तो इसका उद्घाटन किया गया है मेघालय में कॉनरेड संगमा की सरकार के द्वारा। मेघालय में मुख्यमंत्री कॉनरेड संगमा ने मेघालय के वेस्ट गारो हिल्स जिले के तुरा के अंदर सिटीजन एजेंटमेंट और कम्युनिकेशन प्रोग्राम की अभी हाल ही में इसके तहत शुरुआत करी है। इसका मेन उद्देश्य आपको बता देता हूं सीधा सीधा, ये एक ऐसा प्रोग्राम है जिसका मेन उद्देश्य यह है कि मेघालय के अंदर रहने वाले प्रति व्यक्ति को यह पता होना चाहिए कि मेघालय सरकार जितनी भी योजनाएं चला रही है उन सब का फायदा उन्हें मिल रहा है कि नहीं मिल रहा है, और हर एक योजना के बारे में पता होना चाहिए कि अगर इसका आपको लाभ उठाना है तो क्या क्या उसकी एलिजिबिलिटी है। यह है मेन उद्देश्य। मेघालय में कॉनरेड संगमा मुख्यमंत्री तो हैं ही, यहाँ पे गवर्नर है इस टाइम पे डी मिश्रा। कौन है? डी मिश्रा। एडिशनल चार्ज इनको मिला हुआ है। और मेघालय में नेशनल पार्क आपको पता है कौन कौन से हैं? एक तो आपका है बाल पक्रम नेशनल पार्क, क्या बोलते हैं इसको? बाल पक्रम नेशनल पार्क। और एक और नेशनल पार्क है जिसको बोलते हैं नोक्रेक नेशनल पार्क। नोक्रेक नेशनल पार्क, ये 2 नेशनल पार्क हैं यहाँ पे। अगला क्वेश्चन है, सिविल एयर नेविगेशन सर्विसेज ऑर्गेनाइजेशन जिसको बोलते हैं कैंसो, तो इसके सम्मेलन को अभी हाल ही में कौन से राज्य में आयोजित किया गया? तो कैंसो का जो कॉन्फ्रेंस है इसका आयोजन अभी हाल ही में किया गया गोवा के अंदर, गोवा में। और इसको बेसिकली आप बोल सकते हो कैंसो एशिया पैसिफिक कॉन्फ्रेंस थी जिसका आयोजन किया गया। सम्मेलन के दौरान एशिया प्रशांत क्षेत्र के और उससे आगे के प्रतिनिधियों और प्रदर्शकों ने उस प्रमुख मुद्दों पर, उन सभी बातों पर चर्चा करी है जो कि आने वाले टाइम में भारत की यातायात प्रणाली को बेहतर बनाएंगे। इसका मेन उद्देश्य क्या है कि जितने भी एयर नेविगेशन है उसको हमें बेहतर बनाना है। आज की डेट में आप देख रहे हो नई नई फ्लाइट्स की कंपनीज खुल रही हैं, नई नई डिफरेंट तरीके की फ्लाइट्स चलाई जा रही हैं। तो जिस तरीके से सड़कों पर ट्रैफिक बढ़ता चला जा रहा है वैसे ही एयर में भी, मतलब हवा में भी, आसमान में भी ट्रैफिक बढ़ता चला जा रहा है।
तो इनको मैनेज करने के लिए हमारे पास नेविगेशन टेक्नोलॉजी भी बेहतर होनी चाहिए, जिसका मेन उद्देश्य है कि कैंसो इस पर नजर रखे। कैंसो एक ऐसी संस्था है जो कि एयर नेविगेशन के क्षेत्र में कार्य करती है, जिसकी अपनी खुद की गाइडलाइन है और कई सारे देश इससे जुड़ते हैं और अपना जो नेविगेशन सिस्टम है उसको बेहतर बनाने का कार्य करते हैं। तो भारत भी, क्योंकि जाहिर सी बात है उड़ान योजना चल रही है, उसके तहत 100 नए एयरपोर्ट भारत में खोले जा रहे हैं, तो इन सारी चीजों को देखते हुए हमारे लिए भी ये अपने आप में चैलेंज होगा, जिसके लिए कैंसो कॉन्फ्रेंस का आयोजन किया गया और इसकी 2022 की थीम रही थिंक ग्लोबल, कोलैबोरेट रीजनल, अकॉम्प्लिश लोकल। गोवा में इस टाइम पे प्रमोद सावंत की सरकार है और गोवा में गवर्नर कौन है? ये है पी एस श्रीधरन पिल्लई। कौन है? पी एस श्रीधरन पिल्लई। और गोवा में एक मुख्य नेशनल पार्क है जिसको बोलते हैं मोलम नेशनल पार्क। क्या बोलते हैं? मोलम नेशनल पार्क। अक्टूबर 2022 के महीने में एकत्र किया गया जितना भी जीएसटी राजस्व है ये रहा 1,51,718 करोड़, जो कि अब तक का कौन से नंबर का उच्चतम मासिक संग्रह है? मतलब कहने का अभी तक जितने भी जीएसटी कलेक्शन हुए हैं हर मंथ में, तो ये उस हिसाब से 1,51,718 करोड़ जो है ये कौन से नंबर पे सबसे ज्यादा रहा जीएसटी कलेक्शन? तो ये अभी तक का दूसरा सबसे ज्यादा जीएसटी कलेक्शन रहा है और ये लगातार 8वीं बार है। लगातार 8वीं बार है जब आपको बता दूं कि जीएसटी कलेक्शन 1,40,000 करोड़ से ऊपर रहा है और ये तो लगातार में 8वीं बार है, लेकिन अगर टोटल बात करें तो 9वीं बार ऐसा हुआ है कि 1,40,000 करोड़ से ऊपर रहा है ये जीएसटी कलेक्शन। और क्या आप मुझे कमेंट बॉक्स में लिखकर बता सकते हो जीएसटी के लिए हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में कौन सा अमेंडमेंट हुआ है? वैसे जीएसटी की अगर बात करें तो इसकी स्थापना साल 2017 में करी गई थी भारत में, 1 जुलाई 2017 को। जीएसटी में इस टाइम पे टोटल कितनी स्लैब है? मतलब जो मुख्य स्लैब है 5, 0% स्लैब है, 5% स्लैब है, 12% की स्लैब है, 18% की स्लैब है और 28% की स्लैब है। ये मुख्य स्लैब्स हैं जीएसटी के अंदर। और पीडीएफ के अंदर मैंने मेंशन करवा दिया है कि जनवरी से लेकर सितंबर तक का जितना भी जीएसटी कलेक्शन है, अक्टूबर का तो आपको पता ही लग गया, जनवरी से सितंबर तक का जितना भी जीएसटी कलेक्शन है वो आपको पीडीएफ में भी दिया हुआ है। अगला क्वेश्चन है, अभी हाल ही में भारत पेट्रोलियम कॉर्पोरेशन लिमिटेड के नए एमडी और चेयरपर्सन के रूप में किसको अपॉइंट किया गया है? तो ये जो आपको पिक्चर में दिख रहे हैं इनका नाम है वी आर कृष्ण गुप्ता। क्या नाम है? वी आर कृष्ण गुप्ता। ये अब से नए चेयरपर्सन और एमडी होंगे भारत पेट्रोलियम कॉर्पोरेशन लिमिटेड के। इनका पूरा नाम पता है क्या है? इनका पूरा नाम है वेत्साराम कृष्ण गुप्ता। वेत्साराम कृष्ण गुप्ता, ठीक है। और अगर बात करें भारत पेट्रोलियम की तो इसकी स्थापना 1952 में करी गई थी। इसका हेडक्वार्टर है मुंबई। और इस टाइम पे अगर इंडियन ऑयल कॉरपोरेशन की बात करें तो इसके चेयरपर्सन है श्रीकांत माधव वैद्य। और हिंदुस्तान पेट्रोलियम की अगर बात करें तो इसके चेयरपर्सन है पुष्प कुमार जोशी। और गेल के इस टाइम पे कौन है? अभी कुछ टाइम पहले ही अपॉइंट किए गए थे, तो गेल के चेयरपर्सन है संदीप कुमार गुप्ता। अगला क्वेश्चन है, केरल सरकार द्वारा स्थापित पहले केरल ज्योति पुरस्कार के लिए किसे चुना गया है? तो केरल सरकार ने केरल ज्योति पुरस्कार की स्थापना कुछ टाइम पहले करी थी और इसके पहले हकदार कौन होंगे? तो इनका नाम है एमटी वासुदेवन नायर। क्या नाम है? एमटी वासुदेवन नायर। और ये कौन है आपको पता है? ये मलयालम साहित्य के मतलब बेहतरीन जानकारों में से एक है। इतना ही नहीं, इनको ज्ञानपीठ अवार्ड से भी सम्मानित किया जा चुका है। तो केरल सरकार अब इनको केरल ज्योति पुरस्कार से सम्मानित करेगी। अगला क्वेश्चन है, इन चारों राज्यों में से कौन सा राज्य है जिसमें 25 से लेकर 28 नवंबर तक ट्रैक एशिया कप 2022 की मेजबानी करी जाएगी? तो इस बार का ट्रैक एशिया कप 2022 जिसकी मेजबानी या फिर आप बोल सकते हो जिसको होस्ट कर रहा है केरल, केरल में इसका आयोजन किया जाएगा। आपको पता है 25 से ज्यादा देश यहाँ पर हिस्सा ले रहे हैं इस बार साइकिल रेस में। और टोटल अगर बात करी जाए साइकिल राइडर्स की तो यहाँ पर 200 साइकिल राइडर्स हिस्सा लेंगे। अपार्ट फ्रॉम दिस आपको एक चीज और ध्यान रखना है कि इस कार्यक्रम में जो कि पहली बार दिल्ली के बाहर आयोजित किया जा रहा है, ये इसकी खास बात है। अदरवाइज ये हमेशा से दिल्ली में ही आयोजित किया जाता रहा है अभी तक भारत में। अब ये पहली बार है जो दिल्ली से हट के किसी और राज्य में इसको होस्ट किया जा रहा है। केरल में पिनाराई विजयन की सरकार है
ये दूसरी बार पिछले साल मुख्यमंत्री बने हैं, मतलब ये अपना दूसरा कार्यकाल सर्व कर रहे हैं। उड़ीसा में नवीन पटनायक की सरकार है, आंध्र प्रदेश में वाईएस जगन रेड्डी की सरकार है और गुजरात में भूपेंद्र पटेल की सरकार है। अगला क्वेश्चन है, जोजिला पास वॉज commemorated as जोजिला वॉर मेमोरियल नियर द्रास ऑन 1 नवंबर टू सेलिब्रेट द गैलेंट एक्शन बाय इंडियन ट्रूप्स इन विच ऑपरेशन इन 1948। अगर समझ नहीं आया है तो मैं सीधा सा मतलब बता देता हूं। इस क्वेश्चन का मतलब यह है कि 1948 में भारतीय सैनिकों ने यह कौन सा ऑपरेशन किया था जिसमें पाकिस्तान के ऊपर विजय प्राप्त करी थी भारतीय सैनिकों ने, और इसको मनाया जाता है हर साल। तो जोजिला दिवस के रूप में मनाया जाता है हर साल। यह ऑपरेशन कौन सा था जिसकी वजह से यह मनाया जाता है? तो यह है ऑपरेशन बाइसन। क्या बोलते हैं इसको? ऑपरेशन बाइसन। और 1948 में ऑपरेशन बाइसन में भारतीय सैनिकों ने जिस तरीके से वीरता दिखाई थी वहां पर, और लद्दाख का जो प्रवेश द्वार है जोजिला दर्रा, उसकी बर्फीली ऊंचाइयों पर यह युद्ध एक तरीके से लड़ा गया था। और आपको पता है यह पहला ऐसा युद्ध है कि इतनी ऊंचाई पर टैंक्स का भी यूज किया गया था। तो एक तरीके से अपनी जीत को इंडियन आर्मी मनाती है जोजिला दिवस के रूप में। यह मनाया गया 1 नवंबर को। अगला क्वेश्चन है, जो आपको पिक्चर में दिख रही हैं ये प्रसिद्ध गांधीवादी हैं और इनका नाम क्या है? इनका नाम है इलावेन भट्ट। अभी हाल ही में 89 वर्ष की उम्र में इनका निधन हो गया। ये कौन से संघ की संस्थापक थी? तो इनके द्वारा सेवा की स्थापना करी गई थी। किसकी? सेवा जिसको हम लोग बोलते हैं सेल्फ एम्प्लॉयड विमेन्स एसोसिएशन, स्वरोजगार महिला संघ। इसकी शुरुआत ही इनके द्वारा करी गई थी। इतना ही नहीं, 2007 में यह दुनिया भर में मानवाधिकारों और शांति को बढ़ावा देने के लिए नेल्सन मंडेला द्वारा स्थापित विश्व नेताओं के समूह में भी शामिल हुई थी। मतलब दुनिया भर में इस तरीके का एक ग्रुप जो कि ह्यूमन राइट्स के बारे में बात करता है, उस पर भी ये शामिल हुई थी। 1985 में अगर बात करें तो इनको भारत सरकार के द्वारा पद्म भूषण से भी सम्मानित किया जा चुका है, और 1977 में इनको रमन मैग्सेसे से भी सम्मानित किया गया था। अब अगर बात करें सेवा की, तो सेवा की स्थापना 1972 में करी गई थी। इसका हेडक्वार्टर है अहमदाबाद। जो आपको पिक्चर में दिख रहे हैं ये फ्रांसीसी लेखक हैं। आपको इन्हीं का नाम बताना है क्योंकि अभी हाल ही में इनकी एक किताब लॉन्च करी गई है। इस किताब का नाम है न्यूक्लियराइजेशन ऑफ एशिया। तो ये एक फ्रांसीसी ऑथर के द्वारा लिखी गई किताब है और इनका नाम क्या है? इनका नाम है रेने नाबा। इन्होंने ये किताब लिखी हुई है। और इस किताब की खास बात यह है कि ये किताब बताती है कि भारत के लिए किस तरीके से खतरा है कि जैसे जैसे पाकिस्तान और चाइना आपस में गठबंधन में आते चले गए, ये अपने आप में भारत के लिए बहुत बड़ा डेंजर साबित हो सकता है। उसका इन्होंने हर एक पॉइंट ऑफ व्यू से इस किताब में लिखने की कोशिश करी है। इंटरनेशनल बाउंड्रीज के आधार पर, डिप्लोमेटिक रिलेशंस के आधार पर, हर तरीके से कई सारे कोण का यूज करके इन्होंने इस चीज को इस किताब में लिखा है। और अभी कुछ टाइम पहले की कुछ किताबें कौन कौन सी लॉन्च हुई हैं वो भी मैंने पीडीएफ में डलवा दी हैं। अच्छा, एक चीज ध्यान रखिएगा, आज है 5 नवंबर, ठीक है? और आज जो मैंने क्रैश कोर्स स्टार्ट किया था एग्जाम इंजन पे, जो कि 30 दिन का क्रैश कोर्स है एसएससी सीजीएल प्री के लिए, आज उसका आखिरी दिन है और इसके बाद हम रजिस्ट्रेशन इसमें नहीं लेंगे। तो आज रात 12 बजे तक ही ये विंडो खुली हुई है। 12 बजे तक रात में आप ले सकते हो इसका सब्सक्रिप्शन एप्लीकेशन में। इस बैच के लिए मैंने जो फ़ी है वो बहुत ही नॉमिनल रखी हुई है, 600 रुपये मैंने फ़ी रखी हुई है। तो आप सभी जिनकी तैयारी थोड़ी बहुत भी है और बाकी की अधूरी पड़ी हुई है, तो इन 30 दिनों में सारे इंपॉर्टेंट टॉपिक मैं जीएसजीके के यहाँ पे कवर कर रहा हूँ। और मेरी कोशिश रहेगी कि मैं आपसे पैसे, तो इसके जो 600 रुपये हैं वो इस आधार पर ले रहा हूँ कि जो मैं कंटेंट यहाँ पर आपको दे रहा हूँ, लेकिन मेरी कोशिश रहेगी कि मैं इसमें आपको एमसीक्यूज भी कुछ कराऊँ आखिरी के 7 दिनों में या 8 दिनों में। तो आज आखिरी दिन है, इसके बाद हम इस पर रजिस्ट्रेशन नहीं लेंगे। फिर आप फाउंडेशन बैच पे ही रजिस्ट्रेशन ले पाओगे जो कि 2023 के लिए चल रहा है, और वो हम शुरू कर रहे हैं 10 नवंबर से। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। लद्दाख ने अपना स्थापना दिवस अभी हाल ही में कौन से दिन मनाया? तो लद्दाख ने स्थापना दिवस अपना मनाया 31 अक्टूबर को। यहाँ पर 31 कर दीजिए, 31 अक्टूबर को। और इस बार लद्दाख ने चौथा अपना स्थापना दिवस मनाया है। आपको एक फैक्ट पता है, लद्दाख पूरे भारत की सबसे बड़ी यूटी है, लार्जेस्ट यूटी है, और दूसरे नंबर पे सबसे कम पॉपुलेशन वाली यूटी है, ठीक है? तो अब मेरा आज का सवाल आपसे
आप में से कितने लोग बता सकते हैं विच अमंग द फॉलोइंग वॉज द मेन ऑक्यूपेशन ऑफ पैलियोलिथिक पीरियड पीपल। कहने का मतलब यह है कि जो ओल्ड स्टोन एज के लोग हुआ करते थे, मतलब जो पाषाण काल के लोग हुआ करते थे सबसे पुराने स्तर पे, उनका मेन ऑक्यूपेशन क्या था, उनका जो जीवन था वो किस चीज पर आधारित था? हंटिंग, फिशिंग, एग्रीकल्चर, हॉर्स राइडिंग या फिर बोटिंग? अगर आपको पता है तो कमेंट बॉक्स में जल्दी से लिखकर मुझे बताइए। आज की बात यहीं तक रहेगी। थैंक यू सो मच, हैव अ नाइस डे, टेक केयर, बाय बाय, आपका दिन मंगलमय हो। और कल मैंने एग्जाम इंजन यूट्यूब चैनल पर पूरी मेडिवल हिस्ट्री कवर कर दी है, एसएससी सीजीएल प्री के लिए और मेंस के लिए, तो आप उसे जरूर देख लीजिए। अगर आपने अभी तक वो क्लास नहीं देखी है, आई एम श्योर आप एक बहुत ही बेहतरीन मटेरियल छोड़ रहे हो। और आज जो मेरी क्लास होगी यूट्यूब पर एग्जाम इंजन में, उसमें मैं पूरी मॉडर्न हिस्ट्री कराने वाला हूँ। तो एग्जाम इंजन चैनल का लिंक भी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में है। सब्सक्राइब नहीं किया है तो जाके सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि मैं वहीं पर क्लासेस ले रहा हूँ। बाकी का जितना भी फ्री क्रैश कोर्स है पूरे 1 महीने तक, वो एग्जाम इंजन यूट्यूब चैनल पर ही चल रहा है। रीजनिंग, मैथ्स, इंग्लिश सब कुछ वहां पर पढ़ाया जा रहा है और साइंस भी पढ़ाई जा रही है। चलिए अभी की बात यहीं तक, कल सुबह 4 बजे फिर से यहीं पर मुलाकात होगी। बाकी 2 दिन के जो करंट अफेयर है वो भी आपको जल्दी देता हूँ आज किसी भी टाइम पे। हैव अ नाइस डे, अपना ख्याल रखिए।